नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। देश भर में कोरोना का असर अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि उससे पहले ही बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। राजस्थान, एमपी, केरल, हिमाचल समेत 8 राज्यों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत हो रही है। लगातार हो रही पक्षियों की मौत ने सरकार की नींद उड़ा दी है। मरुधरा में भी बर्ड फ्लू का खासा असर देखा जा रहा है। 4 जिलों में पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और अब तक 16 जिले ऐसे हैं जहां पर पक्षियों की मौत दर्ज की जा चुकी है। अब तक के आंकड़ों की बात करें तो 16 जिलों में 625 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। उधर झालावाड़, कोटा, बारां और जयपुर में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हुई है। कुल 122 पक्षियों के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए थे, जिनमें से 29 को में वायरस की पुष्टि हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अभी तक पोल्ट्री फार्म उद्योग पर कोई बड़ा संकट नहीं है, लेकिन पोल्ट्री फार्म संचालकों को भी सावधानी बरतनी होगी। बूंदी के केशवरायपाटन से आई खबर इस पर भी सवाल खड़े कर रही है। यहां रघुनाथपुरा के एक पोल्ट्री फार्म में 17 चूजे, 15 मुर्गे, 25 मुर्गियों की मौत हो गई। एक कौवा भी यहां पर अचेत हालत में मिला है। बारां में आज भी 38 कौओं की मौत हुई है। मातना गांव को प्रशासन ने जीरो मोबिलिटी घोषित किया है। पाली के भी कई इलाकों में प्रशासन ने बर्ड फ्लू की आशंका के चलते धारा 144 लागू की है। तो एक तरफ देश में कोरोना वैक्सीन की तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी तरफ भारत में बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है। प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद प्रदेश के चिकित्सा विभाग ने अलर्ट जारी किया है और सभी सीएमएचओ को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। मामले को लेकर प्रदेश के हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर के शर्मा का कहना है कि पक्षियों में मिलने वाला बर्ड फ्लू हवा के माध्यम से फैल सकता है। इसका वायरस अगर मानव शरीर में प्रवेश करता है तो इंसान गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है और आसानी से ह्यूमन ट्रांसमिशन बर्ड फ्लू का इंसानों में हो सकता है। कोई भी फ्लू, कोई भी वायरल डिजीज कैजुअलिटी तो करती है। अब वो उसकी डिपेंड करता है वीरुलेंसी पे। H5N1 जो फ्लू है, ये मुख्य रूप से पक्षियों का फ्लू है और पक्षियों में एक तरह से पेंडेमिक मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी प्रोड्यूस करता है। ये अगर ये ह्यूमन में ट्रांसमिशन होता है तो डेफिनेटली कह सकते हैं अपन कि वहाँ भी कुछ नुकसान तो करेगा ही। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। सीएम ने इसे लेकर मीटिंग भी ली है। जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन ने कंट्रोल रूम कैसे काम कर रहा है इसका जायजा लिया। पशुपालन विभाग ने बर्ड फ्लू के एहतियात के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है और उसका नंबर सभी को जारी किया है। कंट्रोल रूम का नंबर है 0141-237-4617। यहाँ पर हम अल्बर्ट हॉल के पीछे खड़े हैं और एक कौवा मृत दिख रहा है, तो ज़रा रियलिटी चेक भी कर लेते हैं कि ये इस मृत कौवे की सूचना पर विभाग किस तरह अलर्ट रिएक्ट करता है। हेलो, आप पशुपालन विभाग के कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं? हाँ जी सर। देखिए, यहाँ पर एक कौवा मृत है और ये अल्बर्ट हॉल के पीछे वाला हिस्सा है। हाँ। तो आपकी टीम को भेजेंगे यहाँ पर। हाँ जी। आपका नाम जान सकता हूँ? सर आप पहले मेरे को ये एड्रेस बताओ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? ये अल्बर्ट हॉल के पीछे वाला हिस्सा है। आर्कियोलॉजी का जो ऑफिस है, उस ऑफिस के कैंपस में ये कौवा मृत है और एक कौवा जो है वो बुरी तरह घायल स्थिति में है, वो सांस ले रहा है हालांकि। एक कौवा? हाँ, एक मृत है, एक घायल है बुरी तरीके से। एक मृत है, एक घायल है। हाँ, आपका नाम बताएंगे? सर ये आपका मतलब कि नाम? मेरा नाम शशि मोहन है। शशि मोहन है मेरा नाम। शशि मोहन। हाँ, आपका नाम बताएंगे? मोबाइल नंबर सर? 94141 94141 060 95। आपका नाम बताएंगे? हाँ सर, मेरा नाम हेमलता है। मैं अभी इनको सूचित कर देती हूँ, फिर वो क्या इनको बोल देती हूँ मैं फॉरेस्ट वालों को। अच्छा, फॉरेस्ट वाले आएंगे, पशुपालन वाले नहीं आएंगे? हाँ तो वो भी आएंगे, जो भी आएंगे, जो मैं कोशिश कर देती हूँ वो आ जाएंगे वहाँ पे। ठीक है? अच्छा, ठीक है हेमलता जी, धन्यवाद। तो ये आपने सुना, कंट्रोल रूम अभी तक तो मुस्तैदी से काम कर रहा है। हेमलता नाम की एक कर्मचारी ने उठाया, मेरा नाम पूछा, फ़ोन नंबर लिया, लोकेशन ली और इस लोकेशन के साथ ही उन्होंने ये कहा कि वन्य विभाग की वन्य जीव की जो टीम है उसको भेजा जाएगा यहाँ पर। कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।
उधर बर्ड फ्लू को लेकर सरकार ने कंट्रोल रूम तो बना दिया, मरे हुए पक्षियों की सूचना भी इस पर लिखी जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कंट्रोल रूम पर सुबह 10:30 बजे पक्षियों की मौत की सूचना दी गई, लेकिन 45 मिनट बाद भी कोई सरकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। जब कंट्रोल रूम में दोबारा फोन किया गया तो बताया गया कि डॉक्टर अशोक तंवर की अगुवाई में 2 टीम काम कर रही हैं, लेकिन जयपुर में दूरियां ज्यादा होने के चलते क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तकरीबन 50 मिनट पहले हमने पशुपालन विभाग के कंट्रोल रूम पर ये फ़ोन किया था। 10:28 का वक्त था तब। 237 46 17 237 4617 ये नंबर था, लेकिन अभी तक कोई रेस्क्यू टीम यहाँ पर नहीं भेजी गई है। इस बीच एक कौवा और यहाँ पर मृत मिला है और ये दूसरा कौवा अपने ज़िंदगी से जूझ रहा है। वापस बात करते हैं। ये हमने पहले फ़ोन किया था थोड़ी देर पहले अल्बर्ट हॉल के पास से, अभी तक आपने टीम नहीं भेजी है। सर जी मैंने ये कह दिया है उनको, वो अभी मैं बात कराती हूँ एक बार आपसे। आप हेमलता जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर। हेमलता जी, यहाँ पर एक और कौवा मरा हुआ मिला है और वो सफाई कर्मचारी हैं, कुछ यहाँ पर ठेके के काम करने आए हैं। वो लोग फिर वो बिना सेफ्टी गार्ड के, बिना मास्क के ये सब उठाते हैं, तो उनमें नहीं फैल जाए, ये है बड़ी आशंका। तो जी सर हम हमारी कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने जो मेरा काम था मैंने उनको सूचित कर दिया, वो आगे कार्रवाई करेंगे। किसको सूचित किया आपने? उनका नाम बता सकेंगे? हाँ जी सर मैं अभी बताती हूँ, मैं बुलाती हूँ। एक बार उनको खत्री सर को बुलाना, आप उनसे ही बात कर लो। खत्री सर को फोन आया है, इमरजेंसी है, बोल दो। एक और मरा पड़ा मिला हाँ, है। एक और यहाँ जो सफाई कर्मचारी स्टाफ आया था उनको एक और कौवा मरा हुआ मिला है और जी सर उन्होंने उसको हटाया है। वो सिक्योरिटी ग्लव्स नहीं पहनते, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, ना तो वो सिक्योरिटी कर्मचारी जानते हैं और ना ये परिंदे जानते हैं। अच्छा जी सर। सर लो एक बात हेलो। हाँ जी खत्री साहब। हाँ जी सर बोलिए। खत्री साहब, आप लोगों ने किसको सूचित किया है आगे टीम भेजने के लिए? सर कौन बोल रहे हैं? मैं शशि मोहन बोल रहा हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए सर, फॉरेस्ट के अंदर डॉक्टर अशोक तंवर है और सीताराम जी, उनके दोनों के कॉन्टैक्ट नंबर को बहुत तुरंत कर चुके हैं। आप एक उनके नंबर और ले लीजिए आप। नहीं, नंबर तो मैं ले लूँगा, लेकिन मेरे कहने से आएंगे या आपके कहने से आएंगे? नहीं हमारे कहने से भी आप, एक्चुअल में क्या होता है सीरियल वाइज काफी हो गए, आपके कहने से भी आ जाएंगे और हमारे कहने से भी नहीं सर, हम तो कॉमन मैन है, अब हमारी कौन सुनेगा? आपका कंट्रोल रूम है, उसमें ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन जा चुकी है। 1 मिनट रुको, आपके सामने अभी बात करके बता देते हैं ना जी। अभी इन्फॉर्म तुरंत चली जाती है। एक्चुअल में क्या है, आदमी 2 है, उनका एक जयपुर जो उस कोने में होता है, एक उस कोने में होता है। अच्छा। तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस टाइम होता है। और भी है आपको 1 मिनट अल्बर्ट आपका, और मैं अभी तुरंत बता देता हूँ क्या। अच्छा, आदमी दो है, इसलिए दिक्कत आ रही है। हाँ मतलब गाड़ियाँ भी 2 होती है ना, टीम होती है। आदमी से मतलब नहीं, आदमी तो टीम में पूरे होते हैं। अच्छा। लेकिन डिस्टेंस के कारण, और मान लो वहाँ मोर्टेलिटी और कोई ज्यादा हो ना, उसको डिस्पोज में वो प्लस माइनस हो जाता है। फिर मैं आपको तुरंत करवाता हूँ। अच्छा ठीक है सर जी। तो आपने सुना, ये थे कोई खत्री साहब जो कह रहे थे कि उन्होंने वन विभाग में कोई मिस्टर तंवर है, डॉक्टर साहब, उनको और उनके जो सहायक हैं उनको फ़ोन कर दिया, लेकिन 2 लोगों की टीम होने के कारण राजधानी का हिस्सा बड़ा है, अलग अलग जगह पर दूरियां ज़्यादा होने के कारण देरी हो सकती है। कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। उधर बड़ी खबर का रुख करेंगे अलवर से, जहां पर एसीबी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। एसीबी ने एक घूसखोर आरपीएस को दबोचा है। अलवर ग्रामीण सीओ सफात खान को ट्रैप किया गया है। 3 लाख की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया है सफात खान को। शेख अहरानपुर चौकी के कांस्टेबल को भी इसमें दबोचा गया है। परिवादी के खिलाफ 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और इन 1 दर्जन मुकदमों में सेटलमेंट की एवज में 13 लाख रुपए मांगे गए थे और इस 13 लाख रुपए की रकम में से 3 लाख की पहली किश्त लेते एसीबी ने इस कार्रवाई को किया। कांस्टेबल ने मामले में बिचौलिए की भूमिका निभाई, जिसे भी पकड़ लिया गया। तो परिवादी के खिलाफ 1 दर्जन मुकदमे के निस्तारण के मामले में ये 13 लाख रुपए मांगे गए थे। सेटलमेंट के नाम पर इन 13 लाख रुपए की मांग सफात खान की तरफ से की गई थी। अलवर ग्रामीण सीओ सफात खान को 3 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। आपको बता दें, अलवर में एसीबी की तरफ से इस घूसखोर आईपीएस को दबोच लिया गया है। अलवर ग्रामीण सीओ सफात खान ट्रैप, 3 लाख की रिश्वत लेते ही बड़ी कार्रवाई।
के डीवाईएसपी श्री सपात खान को एसीबी की सेंट्रल यूनिट ने 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए अपने ड्राइवर के साथ गिरफ्तार किया है और जो परिवादी है उसके विरुद्ध मुकदमे हैं, उन मुकदमों में कार्रवाई नहीं करने के लिए उसकी एवज में पैसे मांगे गए थे। कुछ मुकदमे दर्ज थे, उनमें कार्रवाई नहीं करने के लिए ये पैसे ली गई थी और वहाँ मौके पे कार्रवाई चल रही है, प्लस वहाँ इनकी जो सस्पेक्ट ऑफिसर उनके घर की तलाशी भी चल रही है। उधर पाली के गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र में फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें हिस्ट्री शीटर जब्बर सिंह और साथ ही गुर्गों पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में हिस्ट्री शीटर जब्बर सिंह सहित 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अज्ञात हमलावर फायरिंग कर फरार। पुलिस घायलों को बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंची है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो बड़ी खबर, पाली के गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र में फायरिंग, हिस्ट्री शीटर जब्बर सिंह और गुर्गों पर फायरिंग हुई है। वहीं फायरिंग में हिस्ट्री शीटर जब्बर सिंह सहित 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अज्ञात हमलावर फायरिंग कर फरार हो गए। पुलिस घायलों को बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंची है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। उधर जिले की कप्तानी संभाल चुके आईएएस यज्ञमित्र सिंह देव ने नगर निगम ग्रेटर आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। निवर्तमान आयुक्त दिनेश यादव ने यज्ञमित्र सिंह को चार्ज सौंपा। कार्यभार संभालने के बाद यज्ञमित्र सिंह ने कहा कि पहले नगर निगम की कार्यप्रणाली को समझा जाएगा। उन्होंने कहा है कि आम जनता को नगर निगम संबंधित कामकाज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। वहीं पदभार संभालने के साथ चुनौतियां भी बहुत हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 शुरू हो चुका है। जयपुर नगर निगम को टॉप 10 में लाने के लिए मेहनत की जरूरत है और इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। सभी अधिकारियों की काम के प्रति जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से तालमेल रखने के सवाल पर कहा कि अभी नो कमेंट्स। गौरतलब है कि नगर निगम मेयर और आयुक्त में अगर अच्छा तालमेल रहा तो नगर निगम में बेहतर काम हो सकता है। एकमात्र प्राथमिकता यही है कि जो मेरी ड्यूटी है उसको सीरियसली पूरा करूं और जो मेरी जिम्मेदारी है उसको निभाने का अधिकतम प्रयास करूं। जैसे जैसे समस्याएं आएंगी, जैसे जैसे जो भी चुनौतियां आएंगी उनका सामना करेंगे, कोशिश करेंगे तेजी से कानून सम्मत कार्रवाई हो। यही प्राथमिकता है। एक बात, उत्तर प्रदेश में 3 जगहों पर हुए अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। चूरू के सुजानगढ़ में सालासर रोड पर कार ट्रेलर की टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। इनमें से 3 की मौत हो गई। करौली के मसलपुर में भौवापुरा के पास जीप ट्रक की टक्कर हो गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1 घायल है। बताया जा रहा है कि बाइक को बचाने के चक्कर में जीप का संतुलन बिगड़ गया, इससे यह हादसा हुआ है। तो वहीं राजसमंद में नेशनल हाईवे 8 पर बेकाबू कार ने सड़क किनारे 2 महिलाओं को कुचल दिया। टक्कर के बाद कार गड्ढे में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि कार महिलाओं को घसीटते हुए 50 फीट दूर तक ले गई। उधर प्रदेश में गुंडे बदमाश बेखौफ हो चले हैं और आए दिन ये वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जयपुर के चाकसू, जोधपुर और कोटा की तस्वीरें। जयपुर के चाकसू में जहां देर रात मंदिर के पुजारी पर हमले का मामला सामने आया, तो बताया जा रहा है कि घटना हेरंभे गणपति मंदिर की है, जहां पर पुजारी ने कुछ लोगों को शराब पीने से रोका तो 3 लोगों ने पुजारी रामधन शर्मा पर हमला बोल दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर जिले के लूणी में पेट्रोल पंप पर स्विफ्ट गाड़ी से आए 3 बदमाश करीब 20,000 का डीजल भरवाकर फरार हो गए। हालांकि इस दौरान बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए हैं। मामला शिकारपुरा रोड के राजा राम किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप का है, जहां पर रात को करीब 12 बजे एक स्विफ्ट गाड़ी में 3 बदमाश और गाड़ी में डीजल भरवाया, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो गाड़ी लेकर भाग गए। उधर कोटा के विज्ञान नगर इलाके में देर रात एक युवक ने एक सीए के घर में चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी करीब 5,000 रुपए लूटने में कामयाब भी हो गया, लेकिन तभी सीए की पत्नी ने शोर मचा दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। वहीं अब बात किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार और किसानों के बीच संवाद हो, यह कहना है कोर्ट का। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है, तो कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सरकार और किसानों के बीच संवाद होना चाहिए। किसानों से सार्थक बातचीत जारी, ये केंद्र की तरफ से कहा गया है। नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में 11 जनवरी को सुनवाई होगी। किसान आंदोलन पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
तो लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि बातचीत केंद्र और किसानों के बीच होना बेहद जरूरी है। दरअसल किसान आंदोलन का 42वां दिन है। 8 दौर की बैठकें बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने अब ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। अब दिल्ली तक पहुंचने वाले हाईवे पर ट्रैक्टर दौड़ाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश होगी। सरकार और किसानों में नहीं बन रही बात, सुलह पर बनी हुई है तकरार और अब दिल्ली को बंधक बनाने की तैयारी है। 7 जनवरी को दिल्ली के दिल पर ट्रैक्टर दौड़ाने की तैयारी है। 9वें दौर की वार्ता से पहले सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी की गई है। 7 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया गया है। अब 7 तारीख को यहाँ केएमपी में मार्च निकाला जा रहा है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, तो आप भी सभी साथी प्रत्येक मंडी में ट्रैक्टर मार्च निकालने। किसानों ने सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर तक ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। टिकरी बॉर्डर से फिर शाहजहांपुर तक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। गाजीपुर से पलवल और पलवल से गाजीपुर तक भी ट्रैक्टर मार्च होगा। किसानों ने ऐलान किया है कि अब आंदोलन थमेगा नहीं, जब तक कृषि बिल वापस नहीं होंगे वो रुकेंगे नहीं। किसान को उसका जो हक है, जो एमएसपी की जो लड़ाई है किसान की, उसको देना पड़ेगा। नहीं तो ये किसान अब आ गए हैं, ये लौटने वाले नहीं है। ये मोर्चे पे अंत तक डटे रहेंगे। किसानों ने देश भर में जन जागरण अभियान चलाने का ऐलान किया है। ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए महिलाएं भी पहुंच रही हैं। अब उम्मीद है कि 8 जनवरी को 9वें दौर की वार्ता में कुछ समाधान निकले। अब बात सर्दी के सितम की करते हैं। प्रदेश में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। गुलाबी शहर कोहरे के आगोश में है। बारिश के बाद घना कोहरा छाने के साथ ही हवा चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। उधर दिल्ली जयपुर हाईवे पर विजिबिलिटी 0 के बराबर है, तो वाहन चालकों को लाइट जलाकर वाहनों को चलाना पड़ रहा है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों का यही हाल है। ठंड के मारे ज्यादातर लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो वहीं अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। ठंड की 6 तस्वीरों में आप देखिए प्रदेश का हाल। ठंड कोहरे के आगोश में शहर जयपुर -3.4 डिग्री का टॉर्चर, माउंट आबू कोहरे और ठंड का प्रकोप, और जोधपुर की बात करें सर्द हवाओं की ठिठुरन, तो चौमू में कश्मीर सा नजारा। वहीं सवाई माधोपुर अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। माइनस में है और आज बर्फ जम चुकी है और इतनी ठंड हमको आज पहली बार देखने को मिली है इधर, और पूरा ग्राउंड वाइट हो चुका है। मतलब पत्थरों पे भी जमी हुई है, व्हीकल की सीट पे भी बर्फ दिख रही है, सभी जगह पे बहुत ठंड है। आज मुंह में से तो धुएं निकल रहे कब से। राजधानी जयपुर को सीजन के पहले घने कोहरे ने अपनी आगोश में लिया। बीते 4 दिनों से हो रही मावट का असर अब देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर सहित करीब 1 दर्जन जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। राजधानी जयपुर में सुबह 6 से 7 बजे तक ऐसे हालात थे कि विजिबिलिटी महज 100 मीटर तक रह गई थी। तो वहीं रात से ही चल रही शीतलहर के चलते तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह के तापमान की बात की जाए तो तकरीबन 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 72 घंटों तक प्रदेश के करीब 1 दर्जन जिलों में जहां घना कोहरा छाएगा, तो वहीं आधा दर्जन जिलों में पाला पड़ने की भी चेतावनी है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन सर्दी के लिहाज से लोगों को खासा परेशान करते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी ने कर्फ्यू लगा दिया है। कहीं लोग बर्फबारी की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो कहीं पर गाड़ियां सड़कों पर फंस गई हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी से नजारा बदल गया है। बद्री विशाल के धाम को कौन नहीं पहचानता, आस्था के स्थान को कौन नहीं जानता। उत्तराखंड के चमोली में स्थित ये वही भगवान विष्णु का धाम बद्रीनाथ है, जिसे आप पूरे वर्ष फूलों से सजा हुआ और भक्तों से भरा हुआ देखते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ का श्रृंगार बर्फ है, शांति का प्रतीक ये सफेद रंग है। ऐसा लग रहा है जैसे विष्णु के धाम में प्रकृति ने अपनी भेंट पहुंचाई है। यहाँ जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। भगवान बद्री विशाल का मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका है। तप्त कुंड से लेकर मंदिर परिसर तक सफेद बर्फ की चादर बिछ चुकी है। बद्रीनाथ धाम में कई फीट बर्फ जमी हुई है। पूरे मंदिर परिसर में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। यहाँ की ये तस्वीरें ऐसी हैं कि देखो तो बस देखते रह जाओ।
खूबसूरती ऐसी है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ऐसा लगता है मानो बर्फ की एक खूबसूरत दुनिया है जहां हर तरफ कुदरत का ये सफेद तोहफा नजर आ रहा है। वही बर्फ के बीच बद्री विशाल का खूबसूरत मंदिर है जो स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है। लेकिन उत्तराखंड में भारी बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। जनवरी के महीने में इतनी बेहिसाब बर्फ बरसेगी किसी ने सोचा नहीं था। बद्रीनाथ हुआ, हेमकुंड साहिब हुआ, इन जगह पे तो आप जैसे देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रही है, मतलब जाना ही दुर्लभ हो चुका है। हम लोगों ने भी काफ़ी कुछ सोचा था कि नया साल है, घूमने जाएंगे, औली में बर्फ़ का मज़ा लेंगे, लेकिन बारिश की वजह से सारा ही हमारा मतलब जो प्लान था वो अभी हमने रोक दिया है। चलिए आगे बढ़ते दिखाते हैं आपको सिटी टॉप 10। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र के प्रगति नगर जवाड़ की नाड़ी में सूना मकान देख चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सरकार के फैसले के बाद उम्मीद बढ़ गई है। शिक्षा नगरी कोटा की अर्थव्यवस्था का पहिया फिर से घूमेगा। ऐसी उम्मीद है कि अब कोटा के बंद पड़े कोचिंग संस्थान फिर से शुरू हो सकेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाना क्षेत्र में पुलिस ने विद्युत ट्रांसफार्मर तोड़कर ऑयल चोरी करने वाले मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बालेसर में एक युवती के अश्लील फोटो खींचकर दुष्कर्म करने वाले वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिले की कप्तानी संभाल चुके आईएएस यज्ञमित्र सिंह देव ने नगर निगम ग्रेटर आयुक्त का पदभार संभाला। निवर्तमान आयुक्त दिनेश यादव ने यज्ञमित्र सिंह को चार्ज सौंपा। जयपुर के चाकसू में देर रात मंदिर के पुजारी पर हमला, 3 लोगों ने किया हमला, पुजारी रामधन शर्मा घायल। झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी मशीन और 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। अलवर के भिवाड़ी में प्रयाग पॉलीमर्स कंपनी में देर रात लगी आग। देर रात 1 बजे लगी आग की सूचना दमकल को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल ने करीब रात 3 बजे आग पर काबू पाया। चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के सालासर रोड पर पुलिया पर भीषण सड़क हादसा। सीमेंट से भरा ट्रेलर सामने से आ रही कार से जा टकराया। धौलपुर जिले की औदी ग्राम पंचायत के गांव भोजपुर में किसान को अपने खेत में खुदाई के दौरान भूगर्भ से प्राप्त हुई प्राचीन प्रतिमा को जैन समाज के सुपुर्द किया गया। तो चलिए फिलहाल इतना खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए।